हिस्ट्री का हमारा पहला ही चैप्टर शुरू हुआ है और इसमें हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक पीरियड या हम लोग जो लिथिक एज है या स्टोन एज हम लोग जिसको सही मायने में कहें उसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो स्टोन एज में हमने ह्यूमन इवोल्यूशन देख लिया था कि ह्यूमन कैसे कैसे इवॉल्व हुआ और फाइनली उसमें लास्ट पीरियड जो था वो क्रोमैग्नन के नाम से जो ह्यूमन था जिसे हम लोग इंटेलिजेंट ह्यूमन भी कहते हैं वो आ गया। अब हम लोगों ने स्टोन एज को पढ़ना है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट तो हो गई लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन तो हो गई लेकिन ह्यूमन में धीरे धीरे जो थॉट प्रोसेस था वो डेवलप हुआ। जब थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ तो उसने अपने आप को थोड़ा और ज्यादा अपग्रेड करना शुरू किया। जो उसके थॉट प्रोसेस के अपग्रेडेशन को हम लोग देख सकते हैं वो दो तीन लेवल पे देख सकते हैं। एक तो ये कि उसने रहने सहने के लिए कुछ चीजें शुरू कर दी, जैसे वो गुफाओं में रहने लगा। केव्स में पहले वो शायद पेड़ों पर ही रहता होगा या जमीन में रहता होगा, लेकिन अब उसने गुफाओं को भी चुना रहने के लिए। गड्ढे खोद के भी उसने रहना शुरू किया। दूसरा, उसने शिकार करने के लिए कुछ पत्थर के औजार बना लिए। हम तो उनको औजार ही कहेंगे क्योंकि स्टोन एज में और सबसे पहले पैलियोलिथिक एज जिसे हम लोग या पुरा पाषाण काल कहते हैं, और पुरा पाषाण काल का भी सबसे पहला वाला चरण जिसे हम लोग ओल्डेस्ट पैलियोलिथिक एज कहते हैं, है ना, निम्न पुरा पाषाण काल कहते हैं, उसमें ह्यूमन ने सबसे पहले तेज धार वाले जो ब्लेड्स थे पत्थर के वो बनाने शुरू किए। हालांकि उनका साइज बड़ा होता था, बड़े बड़े पत्थर होते थे जिनमें कोर होती थी यानी धार होती थी। ये सबसे पहली इवोल्यूशन थी ह्यूमन की। इस इवोल्यूशन ये सबसे पहली इवोल्यूशन हुई पैलियोलिथिक एज में भी सबसे पहले वाले पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में, जिसे हम लोग निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं, स्टार्टिंग पैलियोलिथिक एज कहते हैं। भारत में इसके साक्ष्य जो मिलते हैं वो दो जगह मिलते हैं, यानी ऐसे लोगों के साक्ष्य यानी ह्यूमन की इस इवोल्यूशन के इस स्टेज के साक्ष्य भारत में दो जगह मिलते हैं सबसे ज्यादा। एक तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका में नर्मदा नदी की घाटी के आसपास, क्योंकि ये एरिया सबसे पुराना है, तो एक तो यहां मिलते हैं। और दूसरा सिंध में बेलन नदी की घाटी है, बेलन रिवर की वैली उसको हम लोग कहते हैं, यहां सबसे ज्यादा मिले बेलन रिवर की वैली में। इसलिए बेलन रिवर की जो वैली अब तो पाकिस्तान में है, उस समय भारत में ही थी, वहां सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं पैलियोलिथिक एज के, और इवन तीनों चरणों के, पैलियोलिथिक भी, मेसोलिथिक भी और नियोलिथिक भी, स्टोन एज के तीनों चरणों के बहुत साक्ष्य मिलते हैं। इसलिए यह भी कहा गया कि भारत में जो बेलन नदी की घाटी है वो एक टेक्स्ट बुक है ह्यूमन इवोल्यूशन को जानने के लिए। तो एक चेंज तो हम लोगों को ये आया। अच्छा, सबसे पहला ये पुरापाषाण मानव के बारे में सबसे पहली जानकारी जो मिली वो 1863 में मिली। एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट उनका नाम था। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने सबसे पहला जीवाश्म खोजा साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, और वो एक कुल्हाड़ी थी। इसलिए उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। इंग्लैंड में जन्म हुआ, इंडिया में आ गए थे, बाद में यहीं रहे और 1912 में उनकी डेथ हुई। इस नाम को याद रखना, कई बार आया एग्जाम में। तो यहां ये हो चुका था इसी पीरियड में, यानी लोअर जो पैलोलिथिक एज है उसमें ह्यूमन आग के बारे में जानता तो था लेकिन उसके उपयोग को नहीं जानता था, उसका यूज नहीं, कैसे आग का उपयोग कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, उसको ये नहीं पता था। लेकिन आग से परिचित जरूर था कि आग नाम की कोई चीज होती है। तो
दैट वाज द स्टोन एज का पहला वाला जो पार्ट है, ये वो था। क्लियर है बाकी लोगों को? हम लोगों ने स्टोन एज देखा। स्टोन एज में तीन इपोक हैं या तीन काल हैं, तीन पीरियड हैं। पहला पीरियड पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। दूसरा मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। और तीसरा नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज कहते हैं। अब जो ये सबसे पहला है पुरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं, ये भी तीन भागों में बांट लिया वैज्ञानिकों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी के लिए, स्टडी की को थोड़ा ठीक करने के लिए, तो तीन पार्ट में इसको बांट लिया गया था। तो हम लोग तो तीनों को अलग अलग करके नहीं देखेंगे, बहुत बड़े में नहीं, बहुत छोटा सा हम लोग देख लेंगे। देखना, इसमें पहला युग है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, ठीक है। अंग्रेजी में लिखिए पैलियोलिथिक कहते हैं इसे, पैलियोलिथिक एज। लिथिक माने पत्थर, पैलियो माने सबसे पहले बार जब यूज हुआ, पुराना, ओल्डेस्ट। तो पैलियोलिथिक एज, ठीक है। अच्छा, इसका टाइम पीरियड और लिख लीजिए डैश करके, पैलियोलिथिक एज का। 20 लाख से 10,000 बीसी तक, फ्रॉम 20 लाख टू 10,000 बीसी, ठीक है। इस पीरियड तक का ये टाइम है। दूसरा लिखिए इसमें मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। मेसो, MESO, और फिर लिथिक लिख दीजिए, है ना। मेसोलिथिक एज, मेसो माने बीच का होता है, तो मेसोलिथिक एज। इसमें लिखिए, अब ये दोनों के बीच का है, किस किस के, एक तो सबसे पुराने के और एक सबसे बाद वाले के, यानी सबसे नए के, यानी नव पाषाण काल और पुराना के बीच का है। तो अंतर क्या होगा? इसमें नए और पुराने दोनों की खूबियां मिलती होंगी, यही अंतर होगा दोनों में। यानी ये जोड़ता है, पुराने को नए से जोड़ने वाला है, इसीलिए इसको मध्य में रखा गया है। मध्य पाषाण काल, टाइम पीरियड लिख लीजिए। अभी आगे देखेंगे क्या क्या मिलेगा। टाइम पीरियड लिखना, 10,000 BC से 6,000 BC, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक, ठीक। और लास्ट का लिखिए नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज, और ये समय है 6,000 से लेके 3,000 BC तक का, ठीक है। देखो, अब मैं इसको तीनों को एक साथ ही समराइज करके आपको बताता हूं, तो फिर मेरे हिसाब से एक जो कंपैरिजन है वो भी आपको हो जाएगा। पैलियोलिथिक को भी इन्होंने तीन भागों में बांट लिया है आगे। इसमें आप समझना इसको। देखो, पुराने में और नए में, बीच के को छोड़ देते हैं, अभी पुराने को देख लेते हैं और नए को देख लेते हैं। दोनों का अंतर देख लो, क्योंकि मध्य का अंतर तो फिर समझ में आ जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट का। जैसे नए में, नव पाषाण काल में क्या था कि ह्यूमन ने खेती करनी शुरू कर दी थी। कृषि से, उसने कृषि को सबसे पहले शुरू किया। तो प्राचीनतम साक्ष्य जो कृषि का है वो नए में मिलता है, जबकि पुराने में यानी पैलियोलिथिक में वो नोमैड ही था और शिकार वगैरह पे निर्भर करता था। तो एक तो अंतर ये है। पैलियोलिथिक में एक और बात थी, आग को जानता तो था, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानता था। नियो में उसका उपयोग करना भी सीख गया था। इसलिए नियोलिथिक एज में आग के, यानी राख के बहुत सारे ढेर मिलते हैं। नियोलिथिक का टाइम पीरियड है 6,000 से 3,000 BC, ठीक है। दूसरे मेसोलिथिक एज में मैंने आपको ये बताया कि वो गुफाओं में ही रहता था, अमूमन पेड़
पेड़ों के ऊपर या गुफाओं में। लेकिन नियोलिथिक में उसने घर बनाने शुरू कर दिए थे। हालांकि वो झोपड़ियां घास फूस की ही बनाता था, छत्ते जैसे, लेकिन बनाने शुरू कर दिए थे उसने। एक अंतर ये भी है। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज इसमें नियोलिथिक में आता है कि नियोलिथिक में उसके जो औजार थे जिनसे वो शिकार करता था या यूज करता था खेती वगैरह के लिए, कृषि के लिए, वो बड़े शार्प हो गए थे। जैसे छोटे हो गए थे और शार्प हो गए थे, जिनसे वो आसानी से चीजों को काट सकता था और छोटे औजारों से, हथियारों से छोटे पशु पक्षियों का शिकार भी कर सकता था। तो अब ये भी चीज हम लोगों को देखने को मिली। एक और अंतर था जो नियोलिथिक एज में देखने को मिला, क्योंकि नियोलिथिक एज में हम लोगों को उसके कुछ कल्चरल एविडेंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे गुफाओं की चित्रकारी वगैरह। उनसे पता चलता है कि उसके धार्मिक विश्वास भी उस समय बन गए थे और वो कुछ देवियों की पूजा करने लगा था। जबकि पैलियोलिथिक में ऐसा कुछ नहीं था, कोई धार्मिक विश्वास का हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलता। तो इस तरीके से अगर हम लोग दोनों का कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि इन पुराने लगभग 10-20 हजार साल में का जो ये गैप था बीच में, इस गैप में ह्यूमन ने अपने आप को इवॉल्व करके और एक सोसाइटी के रूप में, एक सोसाइटी के हिस्से के रूप में उसने अपने आप को बनाना शुरू कर दिया था। बनाया नहीं था, शुरू कर दिया था। लेकिन दैट वाज द बेसिक चेंज। ठीक है, बाकी तो फैक्ट है, ये हम लोग लिख ही लेंगे। दोनों में अंतर समझ में आया। अब मेसो में या मियोलिथिक में बस इतनी ही बात है। हाँ, मियोलिथिक में बस इतनी ही बात है कि मियोलिथिक में दोनों के आपको, नियोलिथिक के भी यानी नवपाषाण काल के भी और पुरा पाषाण काल के भी, दोनों के चिन्ह दिख जाएंगे। दोनों के कुछ कुछ बातें आपको दोनों की मिल जाएंगी। जबकि नवपाषाण काल में पुरा पाषाण की कोई नहीं मिलेगी। बस ये इतना भर अंतर है। पैलियोलिथिक एज ऑल्सो कैन Paleolithic age also can divided into three parts, divided into three parts for 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 its usefulness in study, for its usefulness in study। पहला लिख लेना इसमें, तो इसमें लिखना लोअर पैलियोलिथिक एज। ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी दो तरीके के, अब ये बटा कैसे, इसको समझो। मैंने बताया पत्थर के औजार से ही पता चलता है। देखो, याद रखना ये बात। आपको अगर किसी सिविलाइजेशन का पता करना हो तो आप ये देख लो कि वहां के लोग जो हैं वो घर में किन किन चीजों का उपयोग करते थे, जैसे स्पेशली बर्तन। ठीक है ना। उन कैसे बर्तनों का उपयोग करते थे। अगर वो परिष्कृत या रिफाइंड बर्तनों का उपयोग करते थे तो ये मान लो कि वो लोग डेवलप्ड थे, सिविलाइज थे। और उनके अगर वहां बेडोल दिखता है, अनफिनिश्ड दिखता है या कुछ ऐसे ही दिखता है, तो फिर मान लो कि वो मामला ऐसे ही है। इसलिए किसी की पहचान किचन से होती है याद रखना। किसी आदमी की पहचान किचन से होती है। दो जगहों से मिलेगी, एक किचन एक बाथरूम। दो जगहों से पहचान होती है किसी आदमी की, बाकी तो सब ठीक है, वहां से पहचान नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया कि जैसे डेवलपमेंट हुई तो दो तरीके के औजार बनाए। एक तो काटने वाले, जिन्हें चॉपर कहा, मतलब शायद वो मांस को काटने वाले, स्पेशली चॉपर उनको कहा गया। और दूसरे औजार थे जो कुल्हाड़ी थी। जो दूसरा सबसे बढ़िया औजार था, जो सबसे ज्यादा भी मिलता है, दैट इज एक्स, कुल्हाड़ी। हैंड एक्स भी कहते हैं इसलिए इस कल्चर को।
इसलिए जो लोअर पैलियोलिथिक एज थी, इसे हम लोग हैंड एक्स कल्चर के नाम से भी जानते हैं, या चॉपर चॉपिंग कल्चर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा या तो कुल्हाड़ियां मिली हैं या चॉपर्स मिले हैं, है ना, छीलने वाले जो पत्थर हैं उस तरीके के पत्थर मिले हैं। तो ये दो चीजें इसमें सबसे ज्यादा मिली। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने ही इसको सबसे पहले ढूंढा भी। ये दक्षिण भारत में मद्रास में सबसे पहले इसके हम लोगों को एविडेंस मिले, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने ही ढूंढे, इसलिए इसे मद्रास कल्चर के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है ना। भारत में भारत में इसे मद्रास कल्चर के नाम से भी जानते हैं। बाकी उत्तर भारत में इसके सबसे ज्यादा मैंने बताया आपको, ये एविडेंस जो मिले हैं वो सिंध में मिले, बेलन घाटी में, और मध्य प्रदेश के भीमबेटका वगैरह में। राजस्थान में भी एक दो जगह मिले हैं, लेकिन ये ही फेमस है, मध्य प्रदेश का भीमबेटका और बेलन घाटी सिंध में, पाकिस्तान में, और भारत में मद्रास में। ठीक। तो आप ये याद रखना, जब भी सोहन कल्चर की बात होती हो, कहीं भी लिखा हुआ हो शब्द, तो समझ जाना ये लोअर पैलियोलिथिक एज की बात हो रही है, और उसमें भी सबसे पहला वाला हिस्सा लोअर पैलियोलिथिक एज का। अब अगले पॉइंट में लिखना, कंटिन्यूएशन में ही देखो, इसके बाद की जो कल्चर है, इसके बाद जो आई वो कुल्हाड़ी बनाई गई थी बड़े लेवल पर, क्योंकि उससे आसानी से शिकार किया जा सकता था। तो अगली जो कल्चर है इसे हैंडेक्स कल्चर कहते हैं, पैलियोलिथिक एज में ही, लोअर में ही, है ना। अगली अगली कल्चर हैंडेक्स, इसके सबसे ज्यादा प्रमाण हम लोगों को मद्रास के आसपास मिले, मध्य प्रदेश में मिले, भीमबेटका में, इसलिए इसे सबसे पहला वहीं मिला, मद्रास में एविडेंस मिला, तो फिर मद्रास कल्चर भी कहते हैं। तो आप नोट करके लिखना, मतलब अब इसमें कुछ नोट लिख लेते हैं आगे। देखो, एक तो बात ये, चूंकि इसका पहला एविडेंस मद्रास में मिला, मतलब पहला क्या, हाँ, पहला एविडेंस मद्रास में मिला, तो इसे मद्रास कल्चर भी कहते हैं, और ये एविडेंस रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने खोजा था 1863 में। तो फिर इनको ही आर्कियोलॉजी का भी फादर कहा गया, भारत में आर्कियोलॉजी का जनक कहते हैं इन्हें। तो लिख, दूसरी बात ये है इसमें कि पूरे भारत में इसके एविडेंस मिलते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में या गंगा की घाटी में नहीं मिलते हैं इस समय के। गंगा वैली को छोड़ दें तो पूरे भारत में कहीं ना कहीं इसके एविडेंस मिल जाते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज के। तो एक बात आप ये, ठीक है, और इनमें भी दो जगह से सबसे ज्यादा मिले हैं। मैंने अभी आपको बताया, सोहन नदी, बेलन नदी, और भीमबेटका मध्य प्रदेश में। अच्छा, भीमबेटका में जो एविडेंस मिले बड़े लेवल पर, वो 1982 में खोजे गए थे, 1982 में। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे इंडिया के, अरुण सोनकिया, शायद ये मध्य प्रदेश में वो है ना यूनिवर्सिटी, उसमें भोपाल में, क्या नाम है उसका, देखो भोपाल में जो यूनिवर्सिटी है, उसके वो हेड थे। इन्होंने वहां पे आर्कियोलॉजी का काम किया, खोजने का काम किया। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में और हथनौरा में, नर्मदा नदी की घाटी में ही है हथनौरा भी एक जगह, वहां से ये अवशेष मिले बड़े लेवल पर। तो आप अगले, चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये हमारा पहला वाला पार्ट कंप्लीट हुआ उसका। दूसरा लिखो, मध्य मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, मीओ मीओ पैलियोलिथिक एज या मैसो पैलियोलिथिक एज, जो भी आप समझे, ठीक है ना। देखो, इसे ना फलक संस्कृति कहते हैं। फलक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्क्रैपर। हाँ, अंग्रेजी में इसे स्क्रैपर कह सकते हैं। जैसे
इसमें पत्थर के जो औजार थे उनको स्क्रैपर के रूप में यूज किया गया। खुरचनी जिसे कहते हैं हिंदी में, खुरचनी नहीं होती, थोड़ी बड़ी होती है वो। मतलब जनरली क्या था कि पहले चॉपर थे, लेकिन चॉपर छोटे होते थे, स्क्रैपर जो है वो बड़े होते हैं। ठीक है ना? तो इसमें जो चॉपर छोटे थे इससे पहले वाली कल्चर में, वही अब बड़े हो गए थे। तो जब चॉपर बड़ा हो जाए तो उसे स्क्रैपर कह देते हैं, खुरचनी कह देते हैं। क्लियर है ये बात? तो मध्य पुरा पाषाण काल में, या मिडल, या मैसो, जो भी लिखना चाहे, मिडल होगा शायद, मिडल पैलियोलिथिक एज में फलकों का यूज किया जाना शुरू हो गया था। फलक माने स्क्रैपर्स का यूज किया जाना शुरू हो गया था, इसलिए इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है ना? और इसका भी सबसे पुराना एविडेंस जो है वो हथनौरा में ही मिलता है। और इसका इसकी जो खोज की, उत्खनन कार्य जो इसका किया, अ, वो एच डी संकालिया द्वारा किया गया। ये पूछा गया है। सांकलिया शायद उनका नाम है, संकालिया, सांकलिया या शायद संकालिया उनका नाम है, एच डी संकालिया। इनकी लीडरशिप में उत्खनन कार्य हुए, स्पेशली इस कल्चर के। है ना? और मिलते वही हैं, नर्मदा नदी की घाटी के आसपास, भीमबेटका में ही, भीमबेटका के आसपास। अंतर बस इतना है, बस अंतर इतना समझना, पहले में तो चॉपर थे और कुल्हाड़ी थी। दूसरे काल में स्क्रैपर आ गए, यानी कुछ बड़े औजार, कुछ बड़े पत्थर के औजार बनाए गए जो ज्यादा मार कर सकते थे या ज्यादा यूजफुल थे हंटिंग वगैरह में। यही बस पहचान थी। ठीक है? क्लियर है? बस इतना ही है। अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, उच्च पुरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है? देखो, इसकी पहचान ये है कि जो आधुनिक मानव है, जिसे हम लोग क्रोमैग्नन के नाम से भी जानते हैं या होमोसेपियन के नाम से भी जानते हैं, वो इसी समय इवॉल्व हुआ। और बुद्धिमान हम उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने सबसे पहले इसी समय गुफाओं में चित्रों को बनाया। गुफा चित्रकारी की शुरुआत इसी समय हुई। उपकरण तो उसके थे ही, लेकिन गुफा चित्रकारी सबसे पहले, चूंकि उस समय इसने इस समय की, तो देखते हैं कि इसको हम लोग बुद्धिमान मानव कहते हैं, इसीलिए होमोसेपियन या क्रोमैग्नन के नाम से जानते हैं।